लोग देखें तो आपका अगर कोई भी px या py ऑर्बिटल है, ठीक है, दोनों ही क्या करेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग शो करेंगे। सो बोथ px एंड py, ठीक है, ऑर्बिटल्स विल शो साइडवेज ओवरलैपिंग, वो आप खुद देख सकते हो, अलोंग z एक्सिस। तो z एक्सिस के अलोंग क्या करते हैं, वो साइडवेज ओवरलैपिंग शो करते हैं। किस तरह से, थोड़ा ध्यान दें, कुछ इस तरह से देखें। जैसे मान लो ये आपकी z एक्सिस है, ठीक है, तो z एक्सिस के अबाउट ये आपका लेट से px ऑर्बिटल है इधर, ठीक है, और ये एक px ऑर्बिटल है, मान लो ये x एक्सिस है। अब ये px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, दोनों ही z एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ध्यान रखना, या तो दोनों ऑर्बिटल px होंगे या दोनों ही py होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक px और एक py हो गया, उनमें तो कोई ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। अब देखो, ये जब ओवरलैप करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ से क्या करेंगे, एक दूसरे से मिक्स होंगे, मर्ज होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आप ऐसा बोल सकते हो, या तो दोनों ऑर्बिटल्स की लोब एक दूसरे के पैरेलल हो, या फिर इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आईएनए के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, है ना, तभी जाके आपके पास क्या होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। अब देखो यहाँ पर दोनों p ऑर्बिटल है, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी लाइक दिस, और ये दोनों के न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनके बीच में क्या होता है, पाई बॉन्ड बनता है। अब देखो पाई बॉन्ड जो बनता है, ध्यान से देखें, ये दोनों न्यूक्लियस है, इनके बीच में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट बनता है कि आपके पास ये एक प्लेन बनेगा, इस प्लेन में एक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस होगा, दूसरे का न्यूक्लियस होगा, और जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस प्लेन से ऊपर चला जाएगा लाइक दिस, और आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस प्लेन से क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो इस तरह से आपका ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के ऊपर चला जाता है और आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के नीचे आ जाता है। तो देखो इस प्लेन के अंदर कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं मिलेंगी, है ना, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये जो आपका प्लेन है, ये पाई बॉन्ड का नोडल प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है, दिस इज द नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। 50% इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है और 50% इलेक्ट्रॉन क्लाउड के आगे है आपका, नीचे आ गया है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बना या ये जो ऑर्बिटल बना, इसे हम लोग पाई ऑर्बिटल, या फिर हम किसके नाम से जानते हैं, हम इसे पाई बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से साइडवेज ओवरलैपिंग से आपके पास कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो अगर आपकी आईएनए जेड एक्सिस है तो px मिलकर भी पाई बॉन्ड बनाएंगे, या px की जगह या तो ये px हो सकते हैं दोनों, या फिर ये क्या हो सकते हैं दोनों, py। तो दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। तो अगर आईएनए जेड एक्सिस है, मान लो आईएनए एक्स एक्सिस होती तो px और px तो क्या बनाते हैं, सिग्मा, और py और pz क्या बना लेते हैं, पाई बना लेते हैं, ठीक है। तो जो आईएनए है उसको छोड़कर जो दो बची, वो दोनों आपके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आएगी। अगर आप मुझसे पूछो कि सर अगर मैं px प्लस py कर दूं और आईएनए जेड एक्सिस हो, तो आप कुछ समझो भाई, ये आईएनए जेड एक्सिस है, ठीक है, लेट्स से ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो ये px ऑर्बिटल हो गया, तो भाई ये px है। अब ये तो गांव का बच्चा जानता है कि y और x एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो जो py होगा वो कुछ इस तरह से y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा होगा। तो देखो जब ये आएंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैच ही नहीं होगा, है ना, ये तो क्या होगा, इसको ऐसे आके बैठ जाएगा बस। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ मैच हुए, ये आपका py हो गया और ये px हो गया। तो इस तरह के केस में यहाँ पर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ओवरलैप ही नहीं हो रहे हैं। बॉन्ड तो तब बनेगा ना जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या होंगे, आपस में ओवरलैप होंगे। तो आपको ये भी देख में आना चाहिए कि बॉन्ड कब बनेगा, और ये भी देखना आना चाहिए कि बॉन्ड कब नहीं बनेगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास p ऑर्बिटल्स हैं और अगर आपकी आईएनए जेड एक्सिस है, ठीक है, आईएनए जेड एक्सिस है, तो भाई आप सिंपली बोल सकते हैं कि pz प्लस pz तो बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, और px प्लस px एंड py प्लस py
ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से आपके पास बनते हैं सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। बात समझ में आ गई। चलिए अब सिग्मा पाई बन गए तो हमें इनकी स्ट्रेंथ भी कंपेयर करनी होगी कि भाई इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, देखो जब साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ देखें आप, ये दोनों न्यूक्लियस डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस ये ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाएंगे। जबकि आपकी जो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही थी उसमें दोनों पी ऑर्बिटल क्या हो रहे थे, डायरेक्टली ऐसे आ रहे थे। देखो यहाँ पर दोनों के न्यूक्लियस आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया है। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने एक न्यूक्लियस को इधर से पकड़ा हुआ है, एक न्यूक्लियस को इधर से पकड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियस के बीच में डायरेक्ट रिपल्शन नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पर दोनों न्यूक्लियाई के बीच में क्या हो रहा है, डायरेक्ट रिपल्शन हो रहा है। तो इस डायरेक्ट रिपल्शन की वजह से पाई बॉन्ड रिलेटिवली क्या होते हैं, वीक होते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आप ज़रूर ध्यान दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि the extent of overlapping is relatively less in sideways or parallel overlapping. So स्ट्रेंथ ऑर्डर अगर आप देखोगे स्ट्रेंथ, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड से क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग में ज्यादा होता है और साइडवेज ओवरलैपिंग में क्या होता है, कम होता है। इसीलिए आप ध्यान रखना कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड से क्या होता है, हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमने देख लिया सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दोनों के स्ट्रेंथ देख लिए। ठीक है, अब आपको इनके आपस में भी कंपेयर करना चाहिए। तो आपको तो कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं आपके साथ छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर कि कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल अप कर लेते हैं क्योंकि लास्ट क्लास आप लोगों ने पढ़ ली चीजें। ठीक है, INA वही आपकी Z एक्सिस है। चलिए आपके पास है 2s प्लस PZ, आपके पास है 2s 2pz। ठीक है, आपके पास है लेट्स से 2pz, आपके पास है 2px और आपके पास है 2py। ठीक है, आपको इनकी स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। ये पांचों है, पांचों को इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तब आप देखें और आपको खुद आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर कि कौन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और कौन पाई बॉन्ड बनाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप खुद देखो INA Z एक्सिस है तो PZ सिग्मा बनाएगा, S ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं तो सोचने की जरूरत नहीं है, और PX PY क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, आपको जितने भी ऑर्बिटल्स दिए हुए हों ध्यान रखना उनमें सिग्मा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और पाई क्या होगा, वीक होगा। तो पहले आप सिग्मा को लेकर आओगे। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड्स ये रहे। अब ये तीनों ही सिग्मा एक ही टाइप के, लास्ट क्लास कराया था क्वेश्चन, करवाया था ना। पहले इन तीनों की स्ट्रेंथ देखो, तो सिग्मा में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये 2pz क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है। p ऑर्बिटल का डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। फिर अगला नंबर आएगा 2s 2pz का, फिर नंबर किसका आएगा 2s का। देखो सारे सिग्मा पाई 2px 2py 2py, देखो दोनों का शेल सेम है तो दोनों की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। समझ पा रहे हो? चलो इसे मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ और रैंडम वेरिएशन लाता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन, वही अरेंज इन स्ट्रेंथ ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। ठीक है, वही INA आपकी Z एक्सिस ही है। अगेन बोल रहा हूँ कुछ स्पेसिफाइड नहीं होगा तो आप INA Z एक्सिस मान के चल लेना। ठीक है, तो आपके पास है लेट्स से 2s 2pz, आपके पास है 2px, आपके पास है 3px, आपके पास है 3pz और एक आपके पास है 3pz 2pz। ठीक है, चलिए और 3pz 2s ले लो, चलो चलने दो। ठीक है, अब आप देखो आपको इनकी स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। ठीक है,
तो अगर आपको स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो फिर से पहले देखो सिग्मा और पाई का बन रहे हैं, तो देखो ये बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड पाई, ये बॉन्ड पाई, ये बॉन्ड सिग्मा और ये बॉन्ड भी सिग्मा, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले आप देखोगे तो सिग्मा में भी देखो शेल देखो 2s2p 3p2p 3p3p अलग अलग हो गया। अब ये 2s2p है और ये 3p3p है, 3pp है। सेम शेल में तो क्या होता है, pp की ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। अगर सेम शेल नहीं है तो फिर हम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस देखेंगे। तो देखें 2s2p 3p2p ये न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, तो 2s2pz ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। फिर इन दोनों में देखो 3p2p और 3p3p, तो देखो 3p2p न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। फिर कौन आएगा 3p3p। तो पहले तो सारे सिग्मा वाले अरेंज कर लो, सारे सिग्मा वाले, ठीक है। फिर उसके बाद अरेंज करो पाई वाले। पाई वाले में देखो ये 2p2p ये 3p3p, देखो ये पहले आएगा 2px 2px z लिख लेना आप, और उसके बाद कौन आएगा आपका 3px 3px। तो इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या सिखाया, पहले देख लो ऑर्बिटल सेम शेल के हैं या नहीं है। सेम शेल के हैं तो pp sp और ss। अगर डिफरेंट शेल के हैं तो फिर आपको डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस देखनी है। जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ज़्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस कम उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑर्बिटल्स की स्ट्रेंथ को या फिर बॉन्ड जो बनेंगे उनकी स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर कर सकते हो। चलिए, तो ये तो थे आपके s और p ऑर्बिटल्स। वैसे मैं आपको बताऊं मोस्टली आपसे यही पूछे जाते हैं, यही आपके सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको, क्योंकि आप d ऑर्बिटल से मिल चुके हो, तो अब हम लोग इन्वॉल्व करेंगे d ऑर्बिटल्स को भी। चाहे वो एग्जाम में पूछे या ना पूछे वो अलग बात है, लेकिन ये आपको आना जरूर चाहिए, आपको पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके एप्लीकेशंस आपको मिल जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये चलते हैं आगे और बात करते हैं अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ d orbitals in overlapping, ठीक है। तो ओवरलैपिंग में d ऑर्बिटल्स की जो है इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं कि d ऑर्बिटल्स कैसे पार्टिसिपेट करेंगे और वो कौन से बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो बहुत ध्यान से आप समझे, पहले मैं आपको सिखा चुका, मेरे पास 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। देयर आर 5 d ऑर्बिटल्स, जिनको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। एक होते हैं आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स, ठीक है, और दूसरे आपके पास कौन से होते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो अब थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझें, है ना। इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, मैं आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से डायग्राम बना के डिटेल में जाकर सिखा रहा हूँ। आपको भी वैसे ही समझना है, और फिर चीज़ें याद करनी है आप खुद ही अपने आप याद कर लोगे, मतलब हो जाएगा, उसमें लोड नहीं होता है इतना, है ना। तो देखो एक्सियल ऑर्बिटल्स में कौन कौन होता है आपको सिखाया हुआ है मैंने। एक तो होता है dx² - y², जिसकी लोब्स x और y एक्सिस के अलोंग लाई करती है। तो मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, चारों लोब्स x और y एक्सिस पे इस तरह से लाई करती है। दूसरा जो आपके पास ऑर्बिटल होता है वो होता है dz², जिसकी दोनों लोब्स z एक्सिस के अलोंग लाई करती है, और इसमें एक रिंग बनती है, रिंग। ये जो रिंग होती है ये xy प्लेन में लाई करती है। आपको ये बता चुका हूं 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z एक्सिस के अलोंग होती है और 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस xy प्लेन के अंदर होती है। तो ये आपके दो एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं जिन्हें हम dx² - y² और dz² के नाम से जानते हैं, ठीक है। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स में dxy हो गया, dyz हो गया और dzx हो गया, ठीक है। अगर आप इन तीनों की बात करो तो इन तीनों में क्या होता है, जो लोब्स हैं वो एक्सिस के बीच में लाई करती है। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये आपका देखें dxy ऑर्बिटल है, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगला ऑर्बिटल जो है वो कौन सा होगा, वो होगा dyz, y एंड z। इस तरह क्या होगा, dxz होगा, ठीक है। तो तीन आपके d ऑर्बिटल हो गए जो कि कैसे होंगे, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि इनकी जो लोब्स है वो कहां पर लाई कर रही है, वो लाई कर रही है इन बिटवीन द एक्सिस। बोलो बात समझ में आ रही है।
अब अगर आपकी चीज समझ में आ रही है तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये किस तरह से ओवरलैपिंग कर सकते हैं और किस तरह से ये बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इनको समझो, फिर इनके थ्रू हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, उनके थ्रू समझ सकते हैं। तो पहले मैं यहां पे लेके चल रहा हूं एक्सियल ऑर्बिटल्स को, एक्सियल ऑर्बिटल्स। चलिए अब एक्सियल ऑर्बिटल में पहला लेते हैं dx² - y²। एक एक को डिटेल में करते हैं ना, समझना, ताकि आपको कभी कुछ रटना ही नहीं पड़े। अब यहां पर मेरे पास तीन ऑप्शन है INA के, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो पहले काम करते हैं x और y में से किसी एक को INA बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी जो INA है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, लेट्स से वो x या फिर y एक्सिस हो, तो उस केस में क्या होगा अभी देख लेते हैं। तो आप यहां से इसे x एक्सिस बना दो। अब ये x एक्सिस है और मेरे पास दो ऑर्बिटल्स के बीच में तो होगी ओवरलैपिंग। एक dx² - y² तो बनाओ इधर। ठीक है, और दूसरा dx² - y² बनाओ इधर। अब बताओ, जब ये दूसरे को अप्रोच करेंगे तो देखो इन दोनों लूप्स से पहले दोनों लूप्स मिल जाएगी। अगर ये दोनों लूप्स पहले मिल जाती तब तो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है ना, लेकिन क्योंकि ये दोनों लूप्स पहले मिलेगी, इनमें ओवरलैपिंग होगी, तो इस तरह से आप देखो ओवरलैपिंग कैसे होगी। ये एक इसकी लूप, ये लूप तो एज इट इज रहेगी, हॉल बिला कुवत। ठीक है, इसकी दूसरी लूप, ये ऊपर वाली लूप्स, अच्छा दूसरा ऑर्बिटल होगा उसकी लूप इससे ओवरलैप कर जाएगी, लाइक दिस होगा। तो इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। अब आप ही मुझे बता दो कि एक्सियल ओवरलैपिंग है या साइडवेज है? एक्सियल है ना, दिख रही है ना। बताओ क्या याद करनी, मतलब इनको कुछ याद वाद नहीं करना, ऑल्दो इनके ऑब्जर्वेशन से आप एक ट्रिक बनाओगे, बट भाड़े जान दो ट्रिक आपको आता है, आप डायग्राम बनाओ। देखो केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स को, और खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको बता दूं, आप ये आदत मत पालना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 95% स्टूडेंट्स पेपर पे कुछ लिखना नहीं चाहते हैं। अगर आप पेपर पे लिख के सॉल्व नहीं करोगे तो आपके आंसर गलत होने के चांसेस 50% हो जाते हैं। इसलिए शुरुआत में पढ़ते टाइम आप इन्हें पेपर पे बना बना के लिखें, फिर आप इनमें इतने आराम से आप यूज टू हो जाते हो कि आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तो ये देखें, ये आपके पास एक्सियल ओवरलैपिंग है, और अगर ये एक्सियल ओवरलैपिंग है तो ये गांव का बच्चा जानता है कि ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सही है, चलिए अब x है चाहे y है, y बदल दोगे तो जो ये अभी तो क्या होगा dx² - y² है, y बदल दोगे तब भी ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। चलिए अब हम बनाते हैं INA z एक्सिस को। तो जो आपकी INA है वो z एक्सिस है, क्या है, z एक्सिस है। चलिए तो अब सारी कहानी बिल्ड करते हैं अलोंग z एक्सिस। तो फिर से आप ध्यान से देखें और इसको आप ऐसे लो, चलो पहले ऐसे लेता हूँ, फिर 3D में और बना लेंगे इसको। तो ये हमारी z एक्सिस है सपोज, ठीक है। अब अगर ये z एक्सिस है तो ये पक्का है कि x एक्सिस और y एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे, लाइक दिस है। अब आप यहां पर बनाओ आपके dx² - y² ऑर्बिटल्स। तो देखो एक लोब इस वाली एक्सिस, ठीक है, लाइक दिस। थोड़ा 3D में इमेजिन करना। तो अब क्या हो रहा है, जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो देखो ये वाली लोब इस वाले लोब से ओवरलैप करेगी, है ना। ये वाली जो लोब है वो इस वाले लोब से ओवरलैप करेगी, ये नीचे वाली लोब इस नीचे वाले लोब से ओवरलैप करेगी, और ये जो पीछे वाली लोब है ये इस पीछे वाले लोब से ओवरलैप करेगी। तो चारों की चारों लोब्स क्या कर रही है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रही है। तो जैसे कि चारों की चारों लोब जब ओवरलैप करती है तो इससे बनता है आपके पास डेल्टा बॉन्ड। क्या बनता है, डेल्टा बॉन्ड। तो ये आपके पास डेल्टा बॉन्ड बनेगा। आप थोड़ा सा आप चाहें तो इसे ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि लाइक दिस, ठीक है। तो जब ये नीचे आएगा तो देखो ये वाली लोब इसके ऊपर आएगी, ये वाली लोब इसके ऊपर आएगी, ये फ्रंट वाली लोब पर आएगी, और ये जो बैक वाली लोब है वो बैक वाले लोब पर आएगी, ठीक है। तो ये आपकी z एक्सिस है, ये लेट से आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इस तरह से आपके पास यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, डेल्टा बॉन्ड।
तो इस तरह से अब आपके जीवन में एक और नया बॉन्ड आ गया है जिसका नाम डेल्टा बॉन्ड है। समझ पा रहे हैं? तो आपके पास ये 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है और तीसरा क्या होता है, डेल्टा बॉन्ड होता है। चलिए, तो क्या इन ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड नहीं बन सकता? ये एक्सियल ऑर्बिटल है, एक्सियल ऑर्बिटल से या तो सिग्मा बनेगा या फिर डेल्टा बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। चलो, तो अब जो हमने सीखा उसको समराइज करते हैं छोटी जगह, इतनी जगह में, हाँ इतनी जगह में समराइज हो जाएगा। देखो, आपके पास ऑर्बिटल है dx² - y²। अब ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक है ना, ट्रिक्स बहुत काम की चीजें होती हैं, है ना, उससे हम देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, बड़ी सिंपल है। बताओ यहाँ ऑर्बिटल के नाम में कौन कौन सी एक्सिस है, एक्स और वाई। तो अगर एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर आप बात कर रहे हो INA, अगर INA एक्स या फिर वाई है तब तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और कौन सी एक्सिस नहीं है, Z, तो INA अगर Z है तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डेल्टा बॉन्ड। सिंपल। उस ऑर्बिटल में अगर ये एक्सियल ऑर्बिटल है तो उस ऑर्बिटल में जो एक्सिस है उसके अलोंग वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। और जो एक्सिस नहीं है उसके अलोंग वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डेल्टा। ये एक्सियल ऑर्बिटल है ये वाला, ये पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। कॉपी करो, फिर बात करते हैं dz² की। अब चलिए, तो देखिए बात करते हैं अगले ऑर्बिटल्स के सेट की, यानी आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। देखो अभी आप देखोगे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, क्योंकि नॉन एक्सियल है, पहली बात नाम से पता लग रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता है। ये पाई और डेल्टा 2 तरह के बॉन्ड बनाते हैं। तो बहुत ध्यान से देखें, हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो dxy ऑर्बिटल का, dxy ऑर्बिटल। अब अगर आपकी INA जो है वो x या फिर y एक्सिस हो तो उस केस में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, x एक्सिस हो या फिर y एक्सिस हो। ध्यान से देखें, ये मान लो मेरे लिए x एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर जो होगी वो y एक्सिस होगी, लाइक दिस होगी। चलिए, dxy ऑर्बिटल क्या होगा, dxy ऑर्बिटल वो होगा जिसकी लोब्स x और y एक्सिस के बीच में लाई कर रही होगी। तो देखो ये एक d ऑर्बिटल है, ठीक है, और यहां पर देखो यहां पर भी एक d ऑर्बिटल। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ऐसे ओवरलैप होगा। पूरा मिक्स तो मैंने नहीं किया, बट आप समझ पा रहे हो। देखो, अब ये जो ओवरलैप है, बताओ एक्सियल है या साइडवेज है, एक्सियल तो नहीं ना, एक्सियल तब होता है जब एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये एक साइडवेज ओवरलैपिंग है, और इस साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। अब अगर आप x की जगह INA y को बना लोगे तो y इधर लिख दो, x लिख दो, बाकी सारी कहानी तो सेम रहने वाली है ना। तो समझो आप, क्योंकि एक नॉन एक्सियल सेट है तो ये सिग्मा बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी लोब्स एक्सिस के अलोंग लाई ही नहीं कर रही है, ठीक है। हाँ, x और y एक्सिस के अलोंग ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। अब अगर आप INA बदलकर, अगर आप INA बदलकर z एक्सिस कर दो तो भाई INA z एक्सिस है, तो ध्यान से देखना, ये मान लो z एक्सिस है, ठीक है, ये z एक्सिस है तो मान लेते हैं फिर कि x एक्सिस है, और ये कहीं आपकी y एक्सिस है, ठीक है। चलिए, अब dxy क्या होगा, जिसकी लोब्स x और y एक्सिस के बीच में लाई करती हैं, लाइक दिस। एग्जैक्टली इसी तरह यहां देखें आप, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, फिर से INA के हिसाब से तो ये देखें x और y एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, ठीक। अब आप देखो, जैसे ही अप्रोच करेंगे तो ये वाले लोग इस वाले लोग से दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख गया। अब तो आपको देखो, दिख गया। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यहां पर आपका डेल्टा बॉन्ड बन रहा है। तो ये x और y, सॉरी ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, ये सिर्फ कौन से बॉन्ड बना सकते हैं, पाई बॉन्ड बना सकते हैं। ऐसे ही आप बाकी केसेस में dyz, dzx हर एक पे बनाकर देख सकते हो, तो देखने की जरूरत नहीं है। अब आप इसे ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हो कि भाई आपके पास dxy ऑर्बिटल है, ठीक है, तो जो एक्सिस इसमें प्रेजेंट है, x और y एक्सिस अगर INA है तो देखो पाई बॉन्ड बनाएगा। और कौन सी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, z, तो z के अलोंग ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। समझ पा रहे हो। मान लो dxy की जगह मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ dyz का, dyz, तो dyz से बात कर लो, कौन कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, y, तो y और z के अलोंग तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। और z कौन सी बची, x के अलोंग ये कौन सा बना लेगा, डेल्टा बॉन्ड। एग्जैक्टली इसी तरह
आपके पास होगा dxz। तो dxz में x और z एक्सिस के अलॉन्ग ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। और कौन सी एक्सिस नहीं है, y के अलॉन्ग ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। कर सकते हैं ना। तो इस तरह से हम यहां पर ये देख सकते हैं कि d ऑर्बिटल्स कौन से बॉन्ड बनाते हैं। तो बहुत 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 आसान है। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ पाई और डेल्टा बनाएंगे। एक्सियल ऑर्बिटल्स जो है वो सिग्मा और डेल्टा बनाएंगे, वो पाई नहीं बनाते। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको बैठ के रटने की जरूरत नहीं है। जब भी जरूरत पड़े बनाकर देख लो, ये इनकी प्रैक्टिस करो ऐसे बनाने की, तभी आपको खुद को समझ में आएगा, फील आएगी। मैं बोल दूंगा, आप रट लोगे, ये ट्रिक रट लिया आपने तो भूल जाओगे कल। आप नहीं करना, ये काम नहीं करना है आपको। पेपर पे बैठो, ऐसे ऑर्बिटल्स लो और अपने आप से एक्सिस चूज करके बनाओ। दो बार प्रैक्टिस कर लो इस चीज़ की, जिंदगी में कभी आपको इनके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे और कंपेयर करते हैं। देखो एक और चीज ध्यान रखना, क्योंकि दो डी ऑर्बिटल से बना हुआ बॉन्ड है, तो इसे हम लोग डी पाई बॉन्ड बोलते हैं। पाई बॉन्ड तो बना ही है, तो दो डी ऑर्बिटल से बना तो डी पाई, दो पी ऑर्बिटल से बना तो पी पाई, एक पी और एक पी डी से बनेगा तो उसे हम बोलेंगे पी पाई। ठीक है, तो देखें कंपैरिजन ऑफ पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। अभी आप देख लोगे किस किस में हम कंपैरिजन यहां पे करना चाहते हैं। तो आप ध्यान से देखें, मेरे पास मान लो है एक तो पी पाई, एक है पी पाई डी पाई और एक है डी पाई। इन तीनों में मैं स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना चाहता हूं। तो आओ यहां बनाते हैं और कर लेते हैं, बड़ी बात थोड़ी ना भाई। जब दो पी ऑर्बिटल होंगे, सिमेट्री नहीं आई, सिमेट्री शायद इन लाइंस में ही नहीं है, इसका मतलब हाँ ठीक है। तो ये एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। ठीक है, चलिए ये ऐसे ओवरलैप करेंगे तो इनमें क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। ओके, चलिए ये दूसरा पी ऑर्बिटल है और ये एक डी ऑर्बिटल है। तो आप जानते हो डी ऑर्बिटल की जो लोब्स है वो ऐसे लाई करती हैं। ठीक है, ये इसके एक्सेस और ये इसके एक्सेस, और यहां आपके पास दो डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो ये देखो दो पी ऑर्बिटल है, मान लो पी और पी लिख रहा हूं, तो सिर्फ नेमिंग नहीं कर रहा हूं। ये पी और डी है, ये डी और डी है। तो आप देखो यहां पे आपका पी पाई बॉन्ड बनेगा। ये जो बॉन्ड है इसे हम पी पाई डी पाई बॉन्ड बोलेंगे, और ये जो बॉन्ड है इसे हम लोग डी पाई बॉन्ड बोलेंगे। अब आप खुद देखो, अगर मैं स्ट्रेंथ कंपेयर करूं तो चलो डिस्टेंस से बात कर लेते हैं। मान लो कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये कुछ d1 है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की है ना, टिप की डिस्टेंस लेते हैं। चलो कि भाई हम ये मान लेते हैं कि टिप मर्ज हो जाएगा तो आराम से दोनों मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, d2 है, और यहाँ इसके लिए आप देखो इन दोनों के बीच की, या फिर आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो, ये वाली डिस्टेंस देख लो टिप के साथ। न्यूक्लियस से देखोगे तो आप कंफ्यूज जाओगे, आप नाप नहीं पाओगे। हॉल ब्लैक हुआ था, ऑर्बिटल ही गायब हो गया मेरा। ठीक है, तो आप ये देखो एक को फिक्स कर लेते हो। इसकी टिप की डिस्टेंस देखो, ये d1 है, देखो इसकी और इसके टिप की डिस्टेंस कितनी है, d2 है, और इन दोनों की टिप की डिस्टेंस कितनी है, d3 है। आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, कौन सी कम है। दिख रहा है ना आपको भाई, यहाँ दिख रहा है इन दोनों के लोब्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, जबकि ये लोब्स तो बहुत जल्दी एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंस कम है, लोअर डिस्टेंस, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हायर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा यहाँ पर हायर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा। तो आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा है, तो इनमें से डी पाई बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, फिर पी पाई डी पाई, और सबसे कम कौन होगा, पी पाई। तो अगर आपको पाई बॉन्ड्स में स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो जिसमें डी ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व है, बहुत रेयरली आपसे से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, फिर उस केस में दो डी ऑर्बिटल्स के बीच में जो पाई बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी क्या होगा, ज़्यादा। अगर आपके पास दो पी ऑर्बिटल है तो उनकी स्ट्रेंथ रिलेटिवली क्या होगी। सब कुछ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर डिपेंड करता है। तो देखो हर एक चीज़ डिटेल में मैंने आपको सिखाई है,
खोद खोद के सारी चीज़ निकाल दी है, आपके पास कन्फ्यूजन का और डाउट का कोई पॉइंट बचता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी डाउट्स आ जाते हैं और डाउट्स को दूर करने के लिए हमारे पास होते हैं क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ये देखिए क्वेश्चन जो कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ पर है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, ध्यान रखना सबसे स्ट्रांग होता है डेल्टा बॉन्ड, फिर होता है पाई बॉन्ड और फिर होता है सिग्मा बॉन्ड। सबसे स्ट्रांग होता है कौन सा? डेल्टा, फिर कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड, और फिर कौन सा होता है? पाई बॉन्ड। तो आप देख पा रहे हो डेल्टा बॉन्ड के अंदर 4 लोब्स एक साथ ओवरलैप करती है, इसलिए जो आपका डेल्टा बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर कौन सा आता है? सिग्मा, और सबसे कम कौन सा होता है? पाई बॉन्ड होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस चीज के ऊपर आप जरूर 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 ध्यान दें। चलिए अब देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको ऐसे कुछ भी आर्बिट्री क्वेश्चन को बनाकर दे सकता है कि भैया बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है उस केस में। आपको सिंपली देखना है, सबसे पहले बॉन्ड देखो कौन कौन सा कौन बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर आई ने कुछ नहीं दी हुई है, तो आप आई ने जेड एक्सिस ले लें। चलिए जेड एक्सिस के लॉन्ग 1s 2s सिग्मा बनाता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग 2px 2px, हाँ ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा, 2p/2p भी पाई बॉन्ड बनाएगा, 2pz सिग्मा बनाएगा, और 3dxy देखो xy कौन से एक्सिस नहीं है? z, तो z के लॉन्ग ये डेल्टा बनाएगा, x और y के लॉन्ग ये कौन सा बॉन्ड बनाता? हाँ ये पाई बॉन्ड फॉर्म करता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? चलिए अब अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो फोकस करें इस चीज के ऊपर। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनमें कौन सा होगा? भाई डेल्टा सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो सबसे आगे तो आ गया 3dxy, क्योंकि ये डेल्टा बॉन्ड है। अगर ये पाई होता तो फिर सिग्मा पहले आते। अब डेल्टा के पहले सारे सिग्मा आएंगे, तो ये रहा 1 सिग्मा, ये रहा 2 सिग्मा, 2 ही सिग्मा है। इन दोनों में कंपेयर करो 1s 2s 2pz। अब 1s 2s और 2pz में कंपेयर करो तो भाई 1s न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, सिखाया ना मैंने आपको। अगला नंबर आएगा 1s और 2s का। हाँ ये भी 2s 2s होता, 2s 2s अगर ये होता तो फिर ये आंसर होता है ना। आप कंफ्यूज होते हो कि सर 2s 2s और 2pz ज्यादा होता है। बिल्कुल होता है, मैंने ही पढ़ा है, ये मैंने ये भी पढ़ा है। जब डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस कम हो तो वहां ओवरलैपिंग का एक्सटेंट क्या आएगा? ज्यादा, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है एक्चुअली, ठीक है। चलिए तो अगला नंबर आएगा 2pz का। हो गए दोनों सिग्मा बॉन्ड। अब बचे पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड में देखो 2p 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 3p 2p 2p, तो भाई 2p 2p टप टप है ना। तो 2p 2p वाला जो है ना, 2p 2p वाला, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। अब 2px 2px 2p 2p तो सेम ही है, तो इन दोनों की बस एक्सेस का फर्क है, बाकी बनाएंगे तो दोनों पाई बॉन्ड्स ही। तो इन दोनों की स्ट्रेंथ क्या आने वाली है? सेम। और सबसे पीछे कौन चला जाएगा? आपका 2px 3px। इस तरह से आप इन्हें इनकी स्ट्रेंथ के ऑर्डर में क्या कर सकते हो? अरेंज कर सकते हो। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगर आपने ये लेक्चर ठीक से कर लिया, आपने जो मैंने डायग्राम्स बनाए वो आपने खुद पेपर पे बनाकर देखे, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ ओवरलैपिंग का कोई भी क्वेश्चन आप कभी भी गलत कर ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब चलते देखें कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। ये देखें, इफ एक्स एक्सिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस देन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय। आपको बताना है कि अगर एक्स एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस है तो पाई बॉन्ड कब बनेगा? भाई एक्स एक्सिस अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस है तो पी वाई पाई बॉन्ड बना सकते हैं, पीजेड पाई बॉन्ड बना सकते हैं, और एक्स एक्सिस मॉलिक्यूलर एक्सिस है ना, तो डी एक्स वाई पाई बॉन्ड बना सकता है, डी एक्स जेड भी पाई बॉन्ड। तो शायद डी तो है ही नहीं इसमें, नहीं है, सिंपल है। बताओ एक्स एक्सिस अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस है तो पीजेड प्लस पीजेड का पाई बॉन्ड बनेगा। पी एक्स पी वाई तो मैं आपको बता ही चुका हूँ भाई, अगर ये एक्स एक्सिस है तो पी एक्स की लोब्स तो ऐसे लाई करेगी और पी वाई की लोब ऐसे लाई करेगी। तो ये पी एक्स और पी वाई देखो लोब्स ओवरलैप नहीं कर रही है, इसलिए कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सिग्मा बनेगा, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं। देखो आप ना मेरी बात समझ रहे हैं एक और, जब आप क्वेश्चंस ट्राई करते हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, आपको अपना आंसर दिख गया ऑप्शन वाला। जैसे फिजिक्स में तो क्या होता है एक ही आता है, मैथ्स में आता है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है सारे ऑप्शन आपको करने चाहिए, ये आदत बना लो। आपको दिख गया ये मेरा आंसर है, लेकिन बाकी भी तो चेक करो। जैसे ये है एस प्लस पी जेड, तो ये सिग्मा बनाएगा, आपको पता होना चाहिए। इनमें कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, हो सकता है कभी ये आपके पास ऑप्शन में उठ के आ जाए। तो हर एक ऑप्शन को चेक किया करो। देखो पी एक्स कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल नॉट फॉर्म पी मतलब पाई बॉन्ड? ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। पी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन सकता है, साइडवेज होगी तो।
डी डी ओवरलैपिंग से भी पाई बॉन्ड बन सकता है, हमने देखा था डी एक्स वाई हो ऐसे, है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो देखो पाई बॉन्ड बन रहा है। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते हैं, डी और पी से पाई बॉन्ड बन सकता है, अभी मैंने आपको बना के भी दिखाया। तो एस ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड बना सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए ये देखें कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए। ये ना पाई लिखा हुआ है, पाई है ना, ये पाई बॉन्ड है, इसे आप लोग लिखिए, ठीक है। चलिए ट्राई करें इनको, हो गया। चलिए तो देखें, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सिखाया मैंने आपको, देखो 1s 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 2s 1s 2p, देखो यहाँ तो 1s 1s ठीक है, अब ये 1 2 1 2, तो 1 2 1 2 सेम शेल में आ गया ना, तो s और p में ये जीतेगा, तो ये गलत हो गया ऑर्डर, ये आगे आना चाहिए। मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1s 1s देन 1s 2p एंड देन क्या आना चाहिए 1s 2s, ये इसका करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। देखें 2s 2s 2p तो बिल्कुल ही गलत है, उल्टा होगा ये तो, 2 ये भी गलत है, ये देखो ये वो है ना, तो ये अपना करेक्ट ऑर्डर सही है। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ। इनकरेक्ट बताना है बॉन्ड स्ट्रेंथ। 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो शेल छोटा है ना। 2p पाई 3p पाई 2p पाई 3d पाई ये बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि 2 आप देखो 2 3 2 3, अब p पाई d पाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने थोड़ी पहले पढ़ाया था आपको, p पाई d पाई जो है वो p पाई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये गलत है, यही मेरा आंसर हो गया, है ना। 1s 2p 2s 2p ये सही है, 2s 2p 3s 3p ये सही है, ठीक है ना। जब शेल बदल गया तो जो न्यूक्लियस से ज्यादा पास होगा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इफ एक्स एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, तो सेम वैसे क्वेश्चन है तो अलग है, एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो भाई ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो डी एक्स वाई क्या होगा, डी एक्स वाई जिसकी लोब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करेगी, और पी वाई जिसकी लोब्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। हाँ देखो इनमें तो पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, तो ये मेरा आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन। पी एक्स एंड डी वाई ये भी सही है, नहीं पी एक्स एंड डी एक्स वाई, अब देखो पी एक्स एक्स एक्सिस आई एन है ना, आई एन है देखो एक्स एक्सिस है, तो पी एक्स ऐसे लाई करेगा और डी एक्स वाई जो है वो ऐसे लाई करेगा, तो ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि डी ऑर्बिटल की अपोजिट लोब्स का सेम साइन होता है। अब देखो यहाँ काम आती है चीज़ें, पॉजिटिव ओवरलैप नेगेटिव, अब आपको दिख रहा है जितना पॉजिटिव ओवरलैप उतना नेगेटिव ओवरलैप, ये जीरो ओवरलैप है, क्या है ये, जीरो ओवरलैप है, तो जीरो ओवरलैप के अंदर कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। पी एक्स एंड तो गायब भी है, तो बस एक ही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर है। यहाँ पे पी एक्स एंड पी वाई लिख दो, चलो पाई बॉन्ड फॉर्म, या पी एक्स कर लो, उसमें क्या बनेगा, पी एक्स में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये ऑप्शन चेंज करना, ये कर लिया। देखो सेम वही है, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड, भाई देखो 2 2 2 3 2 3 3 3, तो यही सही दिख रहा है यार। 2p और 2p 3d में 2p की स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगी, फिर 2 3 2 3 ये p पाई d पाई p पाई p पाई, तो p पाई d पाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर 3p उससे कम होगा, तो बस ये आंसर दिख रहा है, बिल्कुल सही है। ये वाला गलत है, क्या सही है क्या नहीं है, तो गलत है, 3p ज़्यादा कैसे हो सकता है, ये वाला ये भी गलत है, ये वाला भी गलत है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस देखोगे, जैसे यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमने सीखा है कि पी और डी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस से डिस्टेंस, तो 2p और 2p दोनों 2p ऑर्बिटल छोटे होंगे, न्यूक्लियस के पास होंगे, तो जो बॉन्ड बनेगा छोटा बनेगा, स्ट्रेंथ क्या होगी ज़्यादा। 3d ऑर्बिटल बड़ा होता है, थर्ड शेल का और सेकंड शेल का ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती है, उस केस में रिलेटिवली वीक बॉन्ड बनेगा। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आपकी शीट में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आप उनके प्रैक्टिस करें, अभी मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। बट अच्छे से ओवरलैपिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर लें, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनके भी आप क्वेश्चंस करें, आपको और चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ वीबीटी का पहला पार्ट। वीबीटी ने आपको सिखाया, अब ये सिखा दिया है कि जब भी दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो उनके ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। चलिए, ये तो वह बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड बनने से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे आई, जैसे मान लो हम अभी एग्जांपल भी ले लेंगे
कि CH4 है, ये तो आप गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि CH4 टेट्राहेड्रल होता है। भाई कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड बना तो उसमें ज्योमेट्री कैसे आ गई, है ना। चलो उसी को डिस्कस करते हैं। तो अब अगली चीज़ हम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आपसे बोला ओवरलैपिंग से, सिर्फ ओवरलैपिंग से आप मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल ज्योमेट्री उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हो। तो वीबीटी ने एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, इसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि आप सभी जानते हो कि CH4 जो है, ठीक है, वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। ये हम लोग इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को रीड करके बता सकते हैं। एंड ऑल CH bonds आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइब्रिडेशन की जरूरत क्यों पड़ी। जब कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन सीख रहे हो, इसकी जरूरत क्या है, तो उसकी जरूरत आप समझना। अभी आपने हाइब्रिडेशन पढ़ा ही नहीं है, अगर आप जानते हो तो भूल जाना, ठीक है। हमने पढ़ा ही नहीं अभी हाइब्रिडेशन क्या होता है। तो हम बात करते हैं कार्बन की। भाई कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2s2 और 2p2, यही होता है। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा जो आगे आ जाएगा, तो 2s1 2p3 हो जाएगा। अब देखो कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली यही होगा। क्या होगा यहाँ पर जो आपका कार्बन, अब ध्यान से सुनना, कार्बन के पास एक तो s ऑर्बिटल है, तो ये कार्बन है और ये उसका s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा हाइड्रोजन। इस तरह से एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये कार्बन का 2s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। अब जो आपका कार्बन है उसके पास 3 2p ऑर्बिटल्स हैं। तो थोड़ा इसके इधर से बना रहा हूँ। एक है ये px, इसको px बोल लेते हैं, ये x एक्सिस है। एक आपके पास होगा py, कलर अलग यूज कर रहा हूँ। एक आपके पास होगा pz जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। या 25 जानते हो, तीनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, लाइक दिस होंगे। तो अब जो हाइड्रोजन एटम है वो जब बॉन्ड बनाएगा तो इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। ये है 2p और ये है 1s, ये भी है 2p 1s, ये भी है 2p 1s। तो भाई देखें, अगर इस तरह से हम प्योर ऑर्बिटल्स को यूज कर लें, ये है प्योर ऑर्बिटल्स, ये एक 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। इनको हम प्योर ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। सो इफ प्योर ऑर्बिटल्स आर involved in bonding, then the 3 CH bonds, तो देखो आपके जो 3 CH बॉन्ड है, ठीक है, और ये चौथा जो CH बॉन्ड, देखो चौथा CH बॉन्ड बना 2s और 1s के बीच में, और बाकी के 3 बने 2p 1s के बीच में। तो 2s 1s वाला बॉन्ड छोटा होगा और 2p 1s वाला बॉन्ड क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि 2s और 2p में ऑर्बिटल का जो साइज है 2p ऑर्बिटल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान देना, 2s 2p वाला जो बॉन्ड है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो ऑल द 3 CH बॉन्ड्स विल बी इक्वल इन लेंथ एंड विल बी ग्रेटर in length than the 4th CH bond, जो किससे बन रहा है? 2s 1s से। यहां पे आप चाहो तो लिख दो 2p 2s से। एक चीज। दूसरा, the 3 CH bonds, the 3 equal CH bonds लिख देता हूं, should also be at 90 डिग्री टू ईच अदर। भाई देखो, अभी जो आपके 3 CH बॉन्ड है तीनों से 90 डिग्री एंगल पर होने चाहिए। क्यों? हाँ, क्योंकि जो तीनों p ऑर्बिटल होते हैं वो भी एक दूसरे से क्या होते हैं? 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। एज द 3 p ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो एट 90 डिग्री टू ईच अदर।
समझ पा रहे मेरी बात को? तो इसलिए ये तीनों CH बॉन्ड जो हैं वो एक दूसरे 90 डिग्री एंगल पर होने चाहिए। ये सब हम इस बॉन्डिंग के थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कहानी तो आपके सामने है। जो एक्चुअल कहानी है, एक्चुअल कहानी, उसमें चारों CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम होती है, वो मैंने ऊपर लिख भी दिया है। और चारों CH बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। सो एक्चुअली all the 4 CH bonds are equal in length and have same bond angle of 109 degree 28 मिनट। तो भाई साहब ये जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है इसको आप इससे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो फिर जो आपके साइंटिस्ट थे उनने आइडिया लगाया कि यार कोई ना कोई एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है, कोई ना कोई एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिससे आपके पास 4 ऐसे ऑर्बिटल बन रहे हैं जो एग्जैक्टली सेम है, शेप में भी और साइज में भी। तो देखो यहाँ पर तो 2s और 2p में 2p साइज में बड़ा है और 2s साइज में क्या है, छोटा है। यहाँ तो इनकी शेप डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन दोनों ही क्या है, सेम शेल के ऑर्बिटल्स हैं, दोनों की एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अब क्या दिमाग लगाया गया? देखो हाइब्रिडेशन एक्चुअली होता है नहीं होता है कोई नहीं जानता, लेकिन हम हाइब्रिडेशन के थ्रू जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसलिए हम अज्यूम करके चलते हैं कि हाइब्रिडेशन हो रहा है। जैसे आप अज्यूम करके चलते हो ना कि यूनिवर्स में कोई दूसरी अर्थ भी होगी ना, जैसे आप अज्यूम करते हो पैरेलल यूनिवर्स होता है ना, आप अज्यूम करते हो भूत होते हैं, भगवान होते हैं, ठीक है, सब अजम्पशंस होते हैं, लोग किसी ने देखे नहीं है पर होते हैं ना, होते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह ये माना गया है कि एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है इस चीज़ को समझाने के लिए, फिर वो चीज़ फिट बैठती गई सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इन्होंने बोला कि भाई क्या हो रहा है, कार्बन में कोई ना कोई एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिससे वो अपने इन ऑर्बिटल्स को मिक्स करके 4 ऐसे नए ऑर्बिटल बना रहा है जो शेप, साइज और एनर्जी में एग्जैक्टली क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब कार्बन के पास 4 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी शेप, साइज और एनर्जी क्या है, सेम है। तो ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें कार्बन ने अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स किया, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड का नाम तो आपने सुना ही है ना, जो पौधे होते हैं फल फ्रूट वाले, जो सब्जियां होती हैं उनमें सब में हाइब्रिड चलता है। उसमें क्या होता है, 2 पौधों की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज उठा के एक पौधा बना देते हैं। सेम चीज़ यहाँ है, 2 अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स थे, उनको मिक्स करके आपने एक नए टाइप ऑफ ऑर्बिटल बनाए। इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं और इन ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो तो आप अभी देख लोगे, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज करते हैं कि उन ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। तो अब क्या होता है, कार्बन के 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक दूसरे से 109 डिग्री 20 मिनट पर जाकर बैठ जाते हैं। इस सिचुएशन में इनके बीच का बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है। देखो चारों ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो आपका एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैपिंग करता है और इस तरह से जो इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री आप उसे एक्सप्लेन कर पाते हो कि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो प्योर ऑर्बिट सिर्फ ओवरलैपिंग से अगर आप इस मॉलिक्यूल की शेप समझाने जाओगे तो इस मॉलिक्यूल की शेप ऐसी होनी चाहिए थी, 3 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री पर, चौथा बॉन्ड एंगल यहीं कहीं बन जाना चाहिए था, जो कि नहीं होती है। इसलिए हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल है, ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है जिसके थ्रू क्या होता है, नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिन्हें हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। एक बार आप इसे कॉपी कर लो, फिर मैं आपको हाइब्रिडेशन के बारे में और डिटेल्स देता हूँ। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हाइब्रिडेशन की। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडेशन क्या होता है, ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्स होना। एक एटम अपने ही ऑर्बिटल्स, ध्यान रखना, डिफरेंस समझना, ओवरलैपिंग 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स में या 2 अलग अलग एटम के ऑर्बिटल्स में होती है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन। हाइब्रिडेशन एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिटल्स में होता है। आपने देखा कार्बन का ही 2s और 2p आपस में मिक्स हो रहा है, जबकि ओवरलैपिंग में कार्बन का 2p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से क्या हो रहा था, ओवरलैप हो रहा था। ये डिफरेंस होता है। सो हाइब्रिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन द एनर्जीज। अगर डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो फिर हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता है। सो द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम हैविंग इक्वल
equal or small difference in their energies to form new orbitals which are equal in energy is called hybridization। जैसे आपने भी देखा कार्बन के केस में कि 2s और 2p में ओवरलैपिंग हो गई थी क्योंकि दोनों सेम शेल के हैं, दोनों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब आप 2s के साथ यहाँ 3s लिख दो, अब आप बोलो 2s 3s में हो जाए, नहीं होता। हाँ, 2p 3s में हो सकता है, ठीक है, 3s 3p है तो 3s 3p में हो सकता है, बट 2p 3p में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल्स आपके हैं जिनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उनकी एनर्जी या तो सेम होनी चाहिए या फिर क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस होना, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हाइब्रिडेशन नहीं होगा। एक और चीज़ पे आप ध्यान दें जो मैं आपसे कह रहा था कि हाइब्रिडाइजेशन अकर्स, लिख लो आप इस चीज़ को भी, हाइब्रिडाइजेशन अकर्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम। एक ही एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडेशन होता है, नॉट बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। ऐसा नहीं कि आपने कार्बन और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स को मिक्स करके हाइब्रिडेशन करवा दिया, बैंड बच जाएगी। हाइब्रिडेशन एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिटल्स के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा, आपने पिछले पेज पे चलो तो एक और चीज पे ध्यान दो, देखो कितने ऑर्बिटल्स थे, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइज हुए थे, बने भी कितने, 1 2 3 4। तो जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। ये जो आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ये शेप, साइज, एनर्जी सब में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अभी सब लिखवा दूंगा मैं आपको। तो देखो, अगर मैं आपसे शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की बात करूं तो ये हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है कि इनकी यही शेप होती है। तो शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, इनकी शेप ऐसी होती है, ऐसे, ये माउस की तरह। ये बीच में आपका न्यूक्लियस है और दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। हर बार, हमेशा ये आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप होती है, ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी हम बनाएंगे ना ऐसे बनाएंगे, चाहे वो कैसा भी हो। आप अभी देखोगे अलग अलग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, बट सभी में हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप ऐसी ही लेकर चलते हैं। तो ये सीखते हैं कुछ रूल्स रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन और बात करते हैं उनके बारे में, फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखें, पहला पॉइंट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग। मैंने बोला ना, 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, 2 पार्टिसिपेट करेंगे तो 2 बनेंगे, 3 करेंगे तो 3, 6 करेंगे तो 6। हमें कैसे पता कितने करेंगे? तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो सेंट्रल एटम वो कितने बॉन्ड बनाना चाहता है। अगर आपका सेंट्रल, जैसे CH4 में आपने देखा सेंट्रल एटम को 4 बॉन्ड बनाने थे तो 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, 5 बॉन्ड बनाने थे तो 5 करते, 6 बॉन्ड बनाने थे तो 6 करते, पहली बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्वलेंट इन, इक्वलेंट मतलब सेम है इन एनर्जी, साइज एंड शेप, ठीक है, तो हर रिस्पेक्ट में सेम होते हैं। मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स, तो ये प्योर ऑर्बिटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। जैसे आपने देखा अभी एक तो कार्बन का 2p और हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप होकर बॉन्ड बनाए, एक कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल बॉन्ड बनाए, तो जो हाइब्रिडाइजेशन वाला बॉन्ड है वो रिलेटिवली क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म मोर इफेक्टिव बॉन्ड्स, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, मोर स्टेबल बॉन्ड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आप लोग क्या करोगे, ज्योमेट्रीज के ऊपर आओगे। These hybridized orbitals are directed in space in some preferred directions to have minimum repulsion between electron pairs, and thus a stable arrangement is obtained. Therefore, the type of hybridization indicates the geometry of the molecule. आपने अभी देखा मीथेन के केस में, है ना, कि जो 4 ऑर्बिटल थे कार्बन के वो एक दूसरे से फिक्स्ड एक 109 डिग्री एंगल पर अरेंज हुए। तो जो कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर जिसे आप बोल सकते हो, जो बॉन्ड बनेगा तो हम बॉन्ड पेयर बोल देंगे, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो ये देखो इनके बीच में रिपल्शन, तो ये अपने आप को खुद ही स्पेस में ऐसे अरेंज करता है कि इनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। इसीलिए CH4 की ज्योमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल। तो एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने में हाइब्रिडाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, हाइब्रिडाइजेशन एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकता है। क्या बोला मैंने, प्रिडिक्ट कर सकता है। हाँ, अभी भी प्रिडिक्शन ही है।
एक्चुअल ज्योमेट्री कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, वो भी हम बात करेंगे, बट पहले हम समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू क्या होता है, आपके पास जो मॉलिक्यूल है आप उसकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे आपको एक और चीज़ बतानी थी, आ गया है, इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मोर इफेक्टिव फॉर्म स्टेबल बॉन्ड्स इन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हो गया आपका। एक चीज़ आई थी मेरे दिमाग में, मिस आउट हो गई है, क्या कहने वाला था मैं आप लोगों से। हाइब्रिडेशन को लेकर ही कोई चीज़ दिमाग में आई थी वापस से मिस हो गई है। ज्योमेट्री आई गई है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे ही, ये मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए दोबारा से आएगी चीज़ दिमाग पढ़ाते पढ़ाते वापस से आपको, तो वापस से बताऊंगा। तो अभी तो आपके पास ये हाइब्रिडाइजेशन है, और इस तरह से आपके पास क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू वो चीज़ मुझे परेशान करेगी, क्या मिस आउट कर गया मैं, मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, छोटी सी चीज़ थी जो बतानी थी, तो मैं आपको आगे बता दूंगा, एनी हाउ वापस से रिकॉल कर जाएगी। अब हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, आप उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसे हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन भी बोलते हैं और साथ ही साथ ज्योमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखें, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं होते। आप देखोगे रीज़न उसका स्टेरिक रिपल्शन हो जाता है, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है, मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहता है। अब इसमें ना टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन चलता है, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन नेक्स्ट क्लास, अभी बस थोड़ा सा समराइज करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, 2 ऑर्बिटल चाहिए, तो जनरली जब आपको 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए होते हैं तो हाइब्रिडेशन होता है sp। क्या होता है? sp, यानी एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। ध्यान से देखना, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, देखो आ गई चीज़, ठीक है। देखो यहाँ पर, यहाँ कार्बन का 2s और कार्बन का ही 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए, तो देखो एक s और 3 p ऑर्बिटल्स हैं। कितने हैं? एक s और 3 p। तो इस हाइब्रिडेशन का नाम सिंपल बोल दिया गया sp3। अगर एक s और एक p ऑर्बिटल होगा तो sp, एक s और 2 p ऑर्बिटल होंगे तो sp2, एक s और 3 p तो sp3, एक s 3 p 1 d sp3d, एक s 3 p 2 d sp3d2, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये पॉइंट्स तो आपने पढ़ ही लिए हैं। तो ये sp है, ये sp2 है, ये sp3 है, ये sp3d। देखो गिनते जाओ, 3 और 2 5 ऑर्बिटल, ये 6 ऑर्बिटल और ये 7 ऑर्बिटल, ठीक है। इनकी कुछ अपनी ज्योमेट्रीज होती हैं फिक्स। sp जो है उसकी ज्योमेट्री आएगी लीनियर, sp2 की ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल प्लेनर। ये दिखने में कैसी होती है ये भी हम बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास। अभी सिर्फ आप इसको लिख लें और इनको एक बार ठीक से देख लें, रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको यूज़ करते करते ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएंगी, 1-2 लेक्चर में याद हो जाएगी। तो कुछ भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा विश्वास रखें। 3 लेक्चर के बाद हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री निकालना आपके लिए चुटकी बजाने का खेल होगा, अगर आप ढंग से पढ़ोगे और जो मैं कह रहा हूँ वो काम करोगे तो, ठीक है। तो हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसको बोलते हैं हम लोग। तो आपको छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, गूगल से आप ये शेप्स ढूंढें, ये खुद को आती है तो इनको बनाकर यहाँ वाला स्पेस फिल कर लेना। नेक्स्ट क्लास में आपको ये सब सिखाऊंगा। ऑक्टाहेड्रल, ये होता है आपके पास पेंटागनल बाई पिरामिडल। ठीक है, चलिए तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। आज मैंने आपके लिए ओवरलैपिंग कंप्लीट कर दी है, और उसके थ्रू कैसे हम लोग बॉन्ड्स बनाते हैं, बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे होमवर्क, ठीक है। तो एक सेकंड में आपकी शीट निकाल लूँ। एक तो केमिकल बॉन्डिंग की डीपीपीज आपके साथ आ चुकी है, ठीक है। तो डीपीपी की तो आपसे बाद में बात करता हूँ, एक सेकंड, ये तो दूसरी शीट है क्या, 6-21, हाँ यही है।
ठीक है, तो अब देखें आप अपनी शीट की एक्सरसाइज 1 के एक्सरसाइज 1 के आप 1 to 49 ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 49 तक। तो आप इन्हें कंप्लीट करें, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब जितना मैंने पढ़ा दिया है